हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्रील। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो इससे पहले जो लेक्चर नंबर 5 था, इसमें हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, रैंक क्या होता है, रो स्पेस क्या होता है, कॉलम स्पेस, ये सब के ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है। सो इन टूडेज सेशन वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ दोज मेथड्स टू कैलकुलेट द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो इन योर बीटेक, आप लोगों ने बीटेक में तो आपका क्रैमर्स रूल देखा होगा, लेकिन क्रैमर्स रूल क्या होता है कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। वहां पे आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है 2 बार और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर 3x3 है तो भी चलता है, बट इफ इट इज योर 4x4 मैट्रिक्स मींस 4 simultaneous linear equation with 4 unknowns, if you are solving that, then it will be little bit tedious task for you people to do. Okay, but with the help of this rank of matrix, we can very easily calculate all of the things. Okay, so let us then begin the session. तो कोई भी जो हमारे लीनियर इक्वेशंस होते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कंसिस्टेंट, सेकेंड होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या कि जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, जैसे कि अगर 2 अननोन है तो हमको कितने इक्वेशंस दिए होने चाहिए? 2 इक्वेशन। अगर 3 अननोन है, ठीक है, तो कितने इक्वेशन होने चाहिए? 3 इक्वेशन होने चाहिए। तो ये जो 3 इक्वेशंस या 3 अननोन जो दिए हुए हैं, ये 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो इनके सॉल्यूशंस हो या तो इनके सॉल्यूशंस ना हो। अब सॉल्यूशंस हो तो ये कंसिस्टेंट जो है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन है। तो 2 तरीके से हम पहले लीनियर इक्वेशंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या है? कंसिस्टेंट, मतलब क्या? देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, वी आर गोइंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन। एंड अनदर क्लासिफिकेशन इज इनकंसिस्टेंट, दैट मींस व्हाट? नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो इक्वेशंस दिए हुए हैं। अब जो कंसिस्टेंट है, जिनमें कि हमारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, वी कैन फर्दर क्लासिफाई इनटू 2 ग्रुप्स। वन ऑफ देम इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन विद द नेम वी कैन अंडरस्टैंड क्या कि यूनिक होते हैं, मतलब एक ही सॉल्यूशन होंगे। अगर जैसे कि 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, अगर एक सिंगल सॉल्यूशन हो तो उसको यूनिक बोलते हैं। अगर मल्टीपल सॉल्यूशंस हो तो उसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली दिखाता हूं, है ना। तो देखिए, अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाऊं, मैं सिर्फ 2 वेरिएबल्स का बात कर रहा हूं, है ना। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए ये एक लाइन है मेरा, ठीक है, ये एक लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो यहां पे ये जो है ना, ये मेरा y एक्सिस है, दिस इज माई x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस। ओके, तो ये मेरा एक लाइन है, इसका इक्वेशन मैं लिख सकता हूं अगर मैं यहां पे नंबर्स दे दूं। ठीक है, कहां पे इंटरसेप्ट है, कहां पे x इंटरसेप्ट, कहां पे y इंटरसेप्ट, क्या स्लोप है, अगर मैं आपको बोल दूं तो आप इक्वेशन वेरी इजीली यू पीपल कैन राइट। अब सपोज कीजिए मेरे पास और एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो आप क्या देख रहे हैं? ये लाइन जो है ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली एट वन पॉइंट। So this solution, okay, this solution basically there are 2 linear equations. So the solution will be unique and that place will be what? It will be the intersection of 2 lines. So this is known as what? Unique solution. अब अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं तो देखिए, एक लाइन सपोज कीजिए ऐसा है मेरे पास, ठीक है, ये एक लाइन ऐसा है मेरे पास, इसका इक्वेशन लिख सकता हूं। अब दूसरा जो लाइन है वो भी ऐसे इसी के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एट ईच ऑफ द पॉइंट, एट ईच ऑफ द पॉइंट, एट ईच ऑफ द पॉइंट, बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर गोइंग टू सेटिस्फाई ईच अदर्स कंडीशन। ठीक है, सारे प्लेसेस पे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। अब अगर मैं नो सॉल्यूशन का बात करूं तो देखिए, नो सॉल्यूशन के लिए सपोज कीजिए ये मेरा एक लाइन है, इसका इक्वेशन आप लोग लिख सकते हैं, और
ये मेरा और एक लाइन है जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल है। अब मुझे बताइए, अगर ये पैरेलल है सो विल दे इंटरसेक्ट एनी टाइम एनीवेयर? नो, दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट। सो दैट मीन्स व्हाट, ये दो लाइंस के अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, आई विल बी गेटिंग व्हाट, नो सोल्यूशन। तो बेसिकली यही इसका मीनिंग होता है ना। तो देखिए, यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या, एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब क्या, हर एक पॉइंट पे कट करेगा, दोनों लाइन या तीन लाइन। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, द लाइन्स दे नेवर इंटरसेक्ट एनी ईच अदर एनीवेयर। ओके, तो अब जो है ये हमने एक क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूशन। अब यहां पे जो लीनियर इक्वेशंस को है हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स। ओके, बेसिस ऑफ इनपुट्स। देखिए, अब यहां पे क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। अब यहां पे नॉन होमोजीनस टाइप होता है, एक होता है होमोजीनस टाइप। तो नॉन होमोजीनस टाइप पे ना हम इनपुट देते हैं, इनपुट इज गिवन। और होमोजीनस में क्या है, इट इज बेसिकली इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस आर देयर, उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली जो होता है ना, अगर कंट्रोल के टर्म्स में बोलूं तो ये होता है मेरा जीरो स्टेट रिस्पॉन्स और ये होता है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। यहां पे इनपुट जीरो होता है लेकिन इनिशियल वैल्यूज होते हैं। यहां पे मेरा इनिशियल वैल्यू नहीं होता है लेकिन इनपुट होता है, एक्सटर्नल इनपुट। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्लासिफिकेशन एक में मैंने क्या बोला, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, एक जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहां पे एक जगह पे जो होता है कांस्टेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं और एक जगह पे कांस्टेंट वैल्यूज, दे आर माय जीरोस। तो अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखिए यहां पे यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, और एक क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। तो देखिए यहां पे जो यूनिक सोल्यूशंस होंगे, यहां पे भी मैं ग्राफ बना के आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे जो इक्वेशन है, सपोज कीजिए मेरे पास दो इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। y इज इक्वल टू एक्स, यूनिक पे लिख रहा हूं है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। और एक कोई लिख लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस वन। ठीक है, 2x प्लस वन। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए यहां पे मेरे पास इनपुट्स है, इनपुट्स आर हियर। ओके, तो अब अगर मैं इनको लिखता हूं तो देखिए कैसे करूंगा मैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का बना लेता हूं मैं लाइन। देखिए तो कैसे दिखेगा ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस वन कैसे दिखेगा, तो इसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये कुछ इसका स्लोप ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे। ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दिस इज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर मैं इनफाइनाइट सोल्यूशंस की बात करूं तो दोनों यही इक्वेशंस अगर मैं ले लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और दूसरा इक्वेशन अगर मैं ले लूं 2y इज इक्वल टू 2x प्लस टू, दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो इसको और मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। अगर मेरे को नो सोल्यूशन लेना है तो क्या करूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ले लेता हूं और y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ले लेता हूं। तो इन दोनों लाइंस को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो वन ऑफ देम विल बी, ये x प्लस टू का लाइन है और ये मेरा सपोज कर लीजिए x प्लस वन का लाइन है। तो आप देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन। अब ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये यहां पे आपको मेरे को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए अब अगर मेरे पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस में क्या होते हैं ना, ये जो इंटरसेप्ट होता है ना ये नहीं होता है। देयर इज नो इंटरसेप्ट, वॉट एवर द लाइन इज इट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब अगर मैं टू वेरिएबल्स का बात करूं सो ऑलवेज इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx फॉर्म में ये रहेंगे लाइन। अब अगर दो लाइंस के m सेम हो तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन, और अगर दोनों लाइन के m's अलग अलग हो, if both of the lines slopes are different then you will be having trivial solution.
सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सपोज कीजिए मेरे पास दो लाइन है, ट्रिवियल सोल्यूशन के केस में बता रहा हूं, y इज इक्वल टू 2x और दूसरा जो लाइन है y इक्वल टू 3x। ठीक है, तो सबसे पहले मैं y इक्वल टू 2x को बनाता हूं, तो ये कुछ मेरा y इक्वल टू 2x है सपोज कीजिए, है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब y इक्वल टू 3x कैसे दिखेगा, इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा होगा 2x से। तो अब ट्रिवियल सोल्यूशन, ये दो लाइन कहां पे मीट कर रहे हैं, बोथ द लाइंस दे आर मीटिंग ओनली एट 0 0। तो ट्रिवियल सोल्यूशन जो होता है इसको हम जीरो सोल्यूशंस भी बोलते हैं, क्योंकि इट वाज टू वेरिएबल्स हियर, two variables, so that is why two zeros are here. If this was a three solution, means if there were three equations present here, then what would have happened? We would have a trivial solution 0 0 0. So basically trivial solution is the unique solution for homogeneous. So whenever your two lines, two homogeneous lines, they intersect only at the origin, at that time we have trivial solution. अब सपोज कीजिए मेरे पास दो लाइन थे, y इज इक्वल टू 2x और दूसरा लाइन भी जो है वो भी y इक्वल टू 2x है। ठीक है, या 2y, सॉरी, दूसरा जो लाइन है वो मेरे पास 2y इज इक्वल टू 4x है। हम क्या देख रहे हैं, दोनों लाइन तो सेम ही है। तो बेसिकली अब क्या होगा, बोथ द लाइन्स दे विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर एंड नाउ वी विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन along with the trivial solution। ठीक है, ये ट्रिवियल सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा ही है, along with it we have infinite number of solutions। so non trivial solutions मतलब क्या, they are what, they are infinite number of solution। अब देखिए नॉन होमोजीनस के केस में नो सॉल्यूशंस हो सकता है, ठीक है, नो सॉल्यूशंस हो सकता है, बट होमोजीनस के केस में देयर विल बी ऑलवेज सॉल्यूशन, either it will be trivial solution or it will be non-trivial solution। so non-trivial solution मतलब क्या, many solutions also, and trivial solution मतलब क्या, zero solutions और unique solutions। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हम है अब सीखते हैं कि नॉन होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मैं क्रैमर्स रूल आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्रैमर रूल हम लोग ऑलरेडी बीटेक में पढ़ चुके हैं और गेट एग्जाम में तो हमको अप्लाई भी नहीं करना है। कोई भी गेट एग्जाम या ISRO या ESE एग्जाम में हमको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। तो हम सिर्फ जो है मैट्रिक्स मेथड से ही देखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो मेथड है या रैंक जिससे हम निकाल के करते हैं, सिर्फ हम वही मेथड से यहां पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें है, हम नॉन होमोजीनस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सपोज वी हैव, कीजिए कि मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशंस है हैविंग 3 अननोन्स, ओके, 3 वेरिएबल। तो ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, देखिए a11 x1, a12 x2, a13 x3 इज इक्वल टू b1। नेक्स्ट क्या लिखूं, a21 x1, a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू b2। थर्ड इक्वेशन क्या लिखूंगा, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू b3। अगर हायर ऑर्डर रहेंगे तो हम उसको भी लिख सकते हैं। बेसिकली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो फॉर्म है ये मैंने लिख के रखा है यहां पे, लेकिन मैं एक्सप्लेन इस पेज में कर रहा हूं, है ना, तो उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस मतलब ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशंस दिए हुए, इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, तो देखिए जरा। सो आई कैन राइट इट लाइक a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x1 x2 x3 इज इक्वल टू b1 b2 b3। तो ये भी मेरा 3 क्रॉस 1 है, ये भी 3 क्रॉस 1 है। So basically I have written this equation in the form of
ax इज इक्वल टू b, ठीक है, ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा, अगर हमको ये मैट्रिक्स सॉल्व करना है, सॉरी अगर ये इक्वेशन सॉल्व करने हैं फॉर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3, हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो वेरी सिंपल मेथड इज you construct a matrix known as augmented matrix, ठीक है, augmented matrix हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, मेरा A और B को हम साइड वाइज लिख देते हैं। जैसे कि यहां पे अगर मेरे को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, सो व्हाट विल आई डू, और B को कॉपी कर लूंगा, B1 B2 B3। अब ये जो C मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या आया, C मैट्रिक्स का मेरा साइज क्या है, 3 रोज 4 कॉलम्स। मैक्सिमम रैंक पॉसिबल क्या हो सकता है, रैंक ऑफ C, इट कैन बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम। तो रो यहां पे 3 है, कॉलम यहां पे 4 है, तो रैंक ऑफ C कैन बी 3 और लेस देन 3, ठीक है। मैक्सिमम रैंक अगर 3 आ जाता है इसका मतलब क्या, फुल रैंक। अगर 3 से कम आता है तो दैट इज नॉट फुल रैंक मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, ये C मैट्रिक्स को हम एक्लोन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एक्लोन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहां पे मैंने ये सब लिख के रखा है कि A मैट्रिक्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, यहां पे जो मैंने A मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया था, ये मेरा A मैट्रिक्स है, ये मेरा X है, ये मेरा B है। तो यहां पे मैंने सब लिखा हुआ है। A मैट्रिक्स जो है बेसिकली ये सिस्टम मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, या कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो टर्म है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज मैथमेटिक्स। सिस्टम मैट्रिक्स जो है ये हमारा कंट्रोल सिस्टम में आता है, ठीक है। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी बोला जाता है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स सॉरी e⁻80 को बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। तो ये हमारा सिस्टम मैट्रिक्स होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या करते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी कैलकुलेट करते हैं। बी मैट्रिक्स हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है, या इसको हम इनपुट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल। और एक्स जो है ये मेरा वेरिएबल या सोल्यूशन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो लिख के भी रखा हूं, सी जो है ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। अब देखिए मैंने क्या लिखा, सी जो होता है ये मेरा ये है, ठीक है। अब मेरा जो केस है, हमने जो पीछे अभी केस देखा, यहां पे क्या है, ये 3x4 है। इसका मतलब क्या, रैंक ऑफ सी ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 3। और रैंक ऑफ ए क्या हो सकता है, ए देखिए ए भी 3x3 है। सो रैंक ऑफ ए कैन बी ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। मैं यहां पे जनरलाइज करके एन लिखा हूं। तो अब देखिए अगर मैं इसको एक्लॉन फॉर्म में सी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं देखता हूं क्या, कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, और अगर फुल रैंक आ जाए, फुल रैंक हो जाए दोनों के दोनों मैट्रिक्स, मतलब ए का रैंक भी 3, हमारे केस के लिए ए का रैंक भी 3 और सी का रैंक भी अगर 3 आ जाता है, इसका मतलब क्या, फुल रैंक हो गया। तो अगर ये केस होगा तो यूनिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर मेरा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी लेस देन एन हो जाए, मतलब क्या, यहां पे अगर मैं एज्यूम कर लूं कि रैंक ऑफ ए जो है वो 2 आ गया और रैंक ऑफ सी भी जो है वो 2 आ गया, तो ये फुल रैंक तो होगा नहीं, क्योंकि फुल रैंक तो 3 है, ठीक है, फुल रैंक है नहीं। तो अब अगर ये कंडीशन हो जाए, मतलब कि मेरा मैट्रिक्स दोनों का रैंक सेम है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, बट इट इज लेस देन द फुल रैंक, तो यहां पे मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होंगे। अब अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी अनइक्वल है तो नो सॉल्यूशन। मतलब क्या, सपोज कीजिए अगर रैंक ऑफ ए मेरा क्या आ जाता है, 2 आ गया, और रैंक ऑफ सी अगर 3 आ गया, ठीक है, तो ये तो दोनों के रैंक अनइक्वल है, तो यहां पे क्या होगा, मेरा
नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये हमने होमोजीनस के लिए, सॉरी नॉन होमोजीनस के लिए हमने निकाले हुए हैं। अब कुछ एग्जांपल्स में हम देखते हैं इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नॉन होमोजीनस, मैंने आप लोगों को पूरा बताया है कि मतलब क्या यूनिक होता है, क्या हमारा इनफाइनाइट होता है, क्या नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सब का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है कि ऐसे हमको 3 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं विथ 3 अननोन्स। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैं एकदम फास्ट अगर करूं तो ए मैट्रिक्स मेरा क्या होगा, 1 2 3 1 3 4 2 2 3, ये हमारा ए मैट्रिक्स आ गया। बी मैट्रिक्स क्या है, 6 8 12। अब एकदम सिंपल तरीके से आप सी मैट्रिक्स लिख लीजिए। ठीक है, सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो देखिए सी मैट्रिक्स अगर लिखूंगा और यहां पे क्या आएगा, 6 8 12। ठीक है, 6 8 12। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, रैंक कैलकुलेशन करता हूं। तो ये बेसिकली क्या है मेरा, ये जो मैट्रिक्स है यहां तक तो ये ए है और ये मेरा क्या है, यहां से लेके यहां तक ये मेरा सी मैट्रिक्स है। अब देखिए मैं कैसे रैंक कैलकुलेट करता हूं इसका, है ना। तो देखिए सी मैट्रिक्स को मैं ऐसे कुछ लिख दूं तो चलेगा क्या, रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस R1, और रो 3 को अगर मैं लिख लू रो 3 माइनस ट्वाइस रो 1। ठीक है, तो देखिए सी मैट्रिक्स फिर क्या होगा मेरा, 1 2 3 6, ये होगा 0, ये होगा 1 1 2, यहां पे होगा 0 माइनस 2 माइनस 6, और ये क्या होगा 0। ओके, ये मेरा क्या आ गया, सी मैट्रिक्स। ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद अब मैं क्या करूं, देखिए यहां पे कि मैं रो 3 को मैं ट्वाइस रो 2 प्लस रो 3 कर देता हूं। तो अब मेरा क्या होगा, देखिए ये 1 2 3 6 0 1 1 2। अब यहां पे मैंने R2 प्लस R3 कर रहा हूं, तो R2 2R2 प्लस R3, तो ये तो 0 ही होगा। 2R2 प्लस R3, सो दिस विल बी ऑल्सो 0। यहां पे भी 2 प्लस करूंगा तो ये क्या हो गया हमारा -4, और ये क्या हो गया 2R2, सो दिस विल बिकम 4। ओके, 4 आ गया। अब मैं कुछ करूं तो बताइए, अब मैं और कोई परफॉर्म कर सकता हूं क्या, और कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके मैं यहां पे 0 कर सकता हूं। अब देखिए ए मैट्रिक्स जो है ये बेसिकली लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। ए मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स जो है, मैं कोई दूसरा कलर यूज करता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा बाद में। तो आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स जो है ये मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया है या एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ए मैट्रिक्स का बात कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे रैंक अब मैं कमेंट कर सकता हूं। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको क्या दिख रहा है 3। व्हाट इज रैंक ऑफ सी मैट्रिक्स, यहां पे 3 रोज, जो ए का भी 3 रोज, जो तीनों रोज है वो नॉन जीरो है, और सी का भी जो तीनों रो है वो नॉन जीरो है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी एंड बोथ ऑफ देम आर फुल रैंक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, यहां पे यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। अब मेरे को एक बात बताइए, अब मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूंगा, x1 x2 x3। तो एक बार जब ये कन्वर्ट हो गया तो हम अब क्या देख रहे हैं, मैंने ये पूरे को कन्वर्ट करके रखा है। अब देखिए मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूं।
ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखने लग गया। तो बेसिकली ये अब है क्या, तो ये जो है 1 2 3 0 1 1 0 0 -4 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 6 2 4, ऐसे ही ना है ये, क्योंकि मैंने साइमल्टेनियस रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, है ना। तो अब ये ऐसे दिखने लग गया है। तो बेसिकली अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा मैट्रिक्स फॉर्म से तो क्या मिलेगा मेरे को लास्ट में इक्वेशन, जो इक्वेशन 3 होगा -4x3 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब x3 इज इक्वल टू -1 आ गया। अब अगर ये सेकेंड रो को एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, x3 का वैल्यू -1 है तो x2 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब अगर ये फर्स्ट रो को मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 6, x2 x3 के ऑलरेडी वैल्यूज पता है हमको, तो x1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2x2, तो ये 6 हो गया, और ये क्या हो गया -3 होगा तो ये +3 हो गया, तो बस फिर x1 का वैल्यू 3 आ गया। तो x1 x2 x3 का वैल्यू हमको मिल गया एक, ठीक है, सिर्फ एक ही वैल्यू मिला है, तो दैट मीन्स व्हाट, दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं पूरा। अब देखिए सेकंड और एक हमारे पास मैंने एग्जांपल लेके रखा है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसको भी मैं फास्ट एकदम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके जाता हूं। तो देखिए अब क्या लिखूंगा, 1 2 3 1 1 1 और ये क्या है 2 4 6, और ये क्या है 6 2 4। तो ये सब मैं खुद ही कंस्ट्रक्ट किया हूं, तो आपको तो एकदम क्लियरली मतलब दिख रहा होगा यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है आपको दिख ही रहा है। तो अब मैं बेसिकली क्या करता हूं, देखिए रो 2 को क्या लिख लूं, रो 2 माइनस रो 1 लिख लूं, रो 3 को क्या लिख लूं बताइए, रो 3 माइनस ट्वाइस रो 1, ठीक है, रो 3 माइनस ट्वाइस रो 1। तो अब अगर इसको लिखूंगा तो देखिए ये कन्वर्ट कैसे होगा, 1 2 3 6, ये क्या हो गया 0 -1 -2 -4, और ये क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, नहीं यहां तक तो 0 होगा, यहां पे क्या होगा, ये R3 -12, तो 4 -12 -8 आ गया, ठीक है। अब यहां तक तो दिख रहा है। अब हमको बहुत क्लियरली क्या दिख रहा है कि यहां पे रैंक ऑफ ए जो है ये मेरा 2 है, लेकिन रैंक ऑफ सी क्या है, यहां तक तो मेरा ए मैट्रिक्स है, और यहां से यहां तक ये मेरा सी मैट्रिक्स है। तो सी का एक रो, सारे रोज नॉन जीरो है, लेकिन ए का एक रो जो है वो 0 है। तो अब ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। इसका मतलब क्या, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल फॉर सच टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल फॉर सच टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब अगर मैं लास्ट केस का बात करूं तो इसका भी थोड़ा सी मैट्रिक्स एकदम फास्ट वे में हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या आता है, 1 2 3 6 1 1 1 2, और ये क्या है 2 4 6 12। आपको एकदम सिंपल तरीके में दिख रहा है, मैंने सिर्फ यहां पे 12 कर दिया है, पहले ये क्या था 4 था, ठीक है, मैंने एक रो को दूसरे रो पे पूरा स्केलर मल्टीपल कर दिया है। तो अब अगर मैं सी मैट्रिक्स निकालूंगा, यहां पे चेंज करता हूं, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, है ना, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस ट्वाइस R1 कर दूं, तो देखिए ये क्या आया 1 2 3 6, ये क्या आएगा 0, और ये -1 -2 -4, और ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 0, ये भी 0, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, रैंक ऑफ सी जो है ये इक्वल टू रैंक ऑफ ए है, बट इट इज नॉट फुल रैंक मैट्रिक्स।
दिस इज नॉट फुल रैंक मैट्रिक्स, ओके, लेस देन 3 और इट इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या, यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या है, नॉन होमोजीनस तो देख लिए, अब होमोजीनस में कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिकली यहां पे क्या है, मेरा जो बी मैट्रिक्स है नॉन होमोजीनस में तो ये नॉन जीरो है, यहां पे होमोजीनस में क्या होता है, ये पूरा जो है कंप्लीटली जीरो वेक्टर होता है, मतलब बी का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि नॉन जीरो है, देयर इज नो सच एलिमेंट इन द बी मैट्रिक्स विच इज नॉन जीरो, ऑल द एलिमेंट्स इन द बी मैट्रिक्स आर जीरोस, ओके। तो अगर ऐसा कंडीशन अराइज हो जाए, तो अब मेरा सी मैट्रिक्स पहले तो ऐसा था, अब सी मैट्रिक्स कैसा हो गया, सी मैट्रिक्स इज बेसिकली ए जीरो, ठीक है। तो अब मैं क्या, सी मैट्रिक्स इज बेसिकली ए मैट्रिक्स जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए जो होगा वो रैंक ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है, रैंक ऑफ ए जो होगा वो रैंक ऑफ सी होगा। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे देखिए, ठीक है, मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ये नॉन होमोजीनस का केस है, तो यहां पे मैं सी मैट्रिक्स जब बनाऊंगा, अगर मैं इन सबको जीरो कर देता हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया मेरा होमोजीनस सेट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनस सेट ऑफ इक्वेशन। अब अगर मैं यहां पे सी मैट्रिक्स लिखता हूं तो कैसे दिखेगा सी मैट्रिक्स मेरा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 0 0 0, ठीक है, मतलब ये सी मैट्रिक्स है, और यहां पे यहां से यहां तक तो ये ए मैट्रिक्स है, और यहां से यहां तक तो ये मेरा सी मैट्रिक्स है। तो सी मैट्रिक्स का क्या है, 3x4 है, लेकिन एक कॉलम तो ऑलरेडी जीरो है, ठीक है, एक कॉलम ऑलरेडी जीरो है, तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं। अब मैं क्या बोल सकता हूं, जो भी मेरा रैंक ऑफ ए होगा वही मेरा रैंक ऑफ सी भी होगा। अगर ये केस है तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि सोल्यूशन तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन क्या है मेरे, ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अगर रैंक ऑफ ए, इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी अगर 3 आ जाता है, तो जो सोल्यूशन होंगे यहां पे x1 x2 x3 का वो क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन 3 हो जाए, मतलब क्या 2 1, ठीक है, 0 तो होगा नहीं क्योंकि मैंने यहां पे नल मैट्रिक्स लिया नहीं है, तो 2 या 1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, x1 x2 x3 ये क्या होंगे, k हो जाएगा। k मतलब क्या, यहां पे एक फ्री वेरिएबल होगा या रनिंग वेरिएबल होगा, मतलब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक जो वेरिएबल होगा इसको मैं सब्सटीट्यूट कर लूंगा k के टर्म्स में, ठीक है, और बाकी दोनों इक्वेशंस को भी मैं k के टर्म्स में सब्सटीट्यूट करके निकालना स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन, k के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये सब चीज अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, रैंक ऑफ ए अगर इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू n, तो ये क्या होगा मेरा ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं इसको, ट्रिवियल सोल्यूशन या जीरो सोल्यूशन भी बोलते हैं। और अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन n हो तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी बोलते हैं कभी कभी। या इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए मैं क्या बोला,
रैंक ऑफ ए जो होगा वो इक्वल टू क्या है, रैंक ऑफ सी इक्वल टू फुल रैंक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ये फुल रैंक होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। फुल रैंक बनाना है ना मतलब हमको, तो देखिए यहां पे 3 है हमारा रैंक, तो अगर मेरा रैंक 3 आना है इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। और यहां पे क्या होगा, नॉन ट्रिवियल के केस में लेस देन एन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब अगर मैं सिमिलरली यहां पे भी बात करूं, देखिए यहां पे अगर मैं ए केस का बात करूं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू फुल रैंक, तो यहां पे भी मैं बोल सकता हूं कि ये पर्टिकुलर केस के लिए मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या आना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0। और ये बी वाले केस में मैं क्या लिखूंगा, रैंक ऑफ ए जो होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमेशा, है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते, लेकिन सी का कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि सी क्या है, मेरा नॉन स्क्वायर है। तो यहां पे जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तब क्या होगा, रैंक ऑफ ए जो होगा, सॉरी रैंक बोल रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्यों सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे फुल रैंक मैट्रिक्स इसको होना है। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे को लगता है एकदम सब कुछ क्लियर है हमारा। ठीक है, यहां पे ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि इसको नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। क्यों नॉन सिंगुलर, क्योंकि ये रैंक को फुल रैंक मेंटेन करने के लिए। और नॉन ट्रिवियल के केस में, मतलब कि इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस में, अगर मेरा रैंक ऑफ ए क्या होगा, अगर रैंक ऑफ ए मेरा लेस देन एन हो जाए या फुल रैंक से कम हो जाए, तो वहां पे उस केस में क्या है, मेरा डिटर्मिनेंट को 0 आना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 आना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे अगर मैं सी मैट्रिक्स फॉर्म करूं तो कैसे दिखेगा, ये 1 1 1 2 -9 4, ये क्या है 1 3 -2। ठीक है, 0 0 0। तो यहां पे तो कोई इशू नहीं है। अब मेरे को बस चेक करना है कि ये ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, R2 को लिख लूं अगर, R2 माइनस ट्वाइस R1, और R3 को अगर लिख लूं मैं R3 माइनस R1, तो क्या आएगा 1 1 1 0, ये क्या आ गया मेरा 0, और ये हो जाएगा -11, और ये होगा 2। ठीक है, 2 और ये 0। ठीक है, और यहां पे क्या होगा 0, ये होगा 2, ये होगा -3, और ये भी होगा 0। ठीक है, तो अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, और यहां पे मैं और एक बार सॉल्व करूंगा इसको। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, R3 को अगर मैं ऐसे लिख लूं तो देखिए कुछ होगा क्या, 2R3, सॉरी 2 बोल रहा हूं, इसको मैं लिख लूं अगर 11/2 R3 माइनस R2, तो देखिए क्या होगा, ये 1 1 1 0, ये क्या हो गया 0 -11 2 0, और ये क्या होगा 0, ये 2 11/2 इंटू 2 माइनस, अच्छा यहां पे माइनस है ना, तो इसको प्लस कर लेता हूं, है ना, प्लस कर लेता हूं तो सही रहेगा। तो ये -11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 कैंसल, 11 11 कैंसल, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट क्या है मेरा 11/2 R3, सो -3/2 इंटू 11 प्लस 2, तो ये क्या हो गया मेरा -33 प्लस 4/2, तो ये क्या आ गया -29/2, -29/2, और ये मेरा 0 आ गया। ठीक है, अब यहां पे हम क्या देख सकते हैं, देखिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू क्या 3 आया, 3 आ गया।
इसका मतलब बेसिकली ये इक्वेशंस कैसे दिख रहा है, देखिए अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा पिछले बार की तरह तो ये कुछ ऐसा है, -29/2 x3 इक्वल टू 0, तो x3 इक्वल टू 0 आ गया। फिर यहां पे अगर सेकेंड रो को एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या आएगा, -11x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, तो x3 तो 0 है, तो -11x2 इक्वल टू 0 आ गया, x2 इक्वल टू 0, तो x3 x2 0 आ गया। अब यहां पे पुट करेंगे तो x1 भी 0 आ जाएगा, तो बेसिकली 0 x1 इज इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या है, ये मेरा ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर आपको डायरेक्टली बोलना था कि ये ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, आप सिंपली इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखिए। तो एक बार इसका डिटर्मिनेंट थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं यहां पे कहीं, तो यही साइड पे कर लेता हूं मैं। तो देखिए अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, 1 इंटू 18 माइनस 12, तो 6। फर्स्ट रो के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर रहा हूं ए को, तो इतना पार्ट तो मेरा ए है ना, तो इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, है ना, तो 18 माइनस 12 तो 6 आ गया, -1 इंटू -4 -4, तो ये क्या आ गया मेरा, -8 आ गया, प्लस 1 यहां पे 6 प्लस 9, तो ये मेरा 15 आ गया। तो ये क्या हो गया, 6 प्लस 8 प्लस 15, तो ये आ गया 14 15 29, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए ये क्या है, यहां पे ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे सिंपली फिर से सी मैट्रिक्स में लिखता हूं। तो सी मैट्रिक्स मेरा क्या है, यहां पे 1 1 1 0 2 -9 4 0 3 -8 5 और यहां पे भी 0, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो फिर से वही काम करना पड़ेगा। R2 इज इक्वल टू क्या लिखूं, R2 माइनस ट्वाइस R1, और R3 को क्या लिख लूं, R3 माइनस ट्वाइस थ्राइस R1, ठीक है। अब अगर ऐसे लिखूंगा तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, 1 1 1 0 0, और ये हो जाएगा -11 2 0, और ये क्या होगा 0 -3, सो ये भी -11 आ गया, और यहां पे भी 2 आ गया, और ये 0, ठीक है। मतलब अब ये क्या हो गया, देखिए यहां पे अब अगर मैं सिर्फ इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो बेसिकली दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरे बार कन्वर्ट करूंगा तो 1 1 1 0 0 -11 2 0, ये 0 0 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे x3 जो है ये परमानेंटली 0 है, x3 0 है, और यहां पे आप क्या देख रहे हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 2 हो गया यहां पे, इसीलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। लेकिन अब आप सॉल्यूशंस निकालेंगे कैसे, आप सॉल्यूशंस निकालेंगे कैसे, तो देखिए आप मान लीजिए x3 इज इक्वल टू k, इसको आप मान लीजिए x3 इज इक्वल टू k। अब पुट करना स्टार्ट कर दीजिए, -11x2 प्लस 2k3 इक्वल टू 0, तो x2 मेरा क्या आ गया, -2k3 बाई -11, तो माइनस माइनस गया, तो x2 क्या आ गया, k3 क्यों लिख दिया, ये तो 2k होगा ना। देखिए x2 जो है वो क्या है, 2k/11 हो गया। अब अगर मेरे को सिमिलरली ऐसे ही x1 लिखना है तो क्या लिखूंगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 का वैल्यू पता नहीं है, x2 मेरा क्या आया है 2k/11 प्लस x3 क्या है, ये तो k है, इक्वल टू 0। तो x1 मेरा क्या हो जाएगा, -2k/11 प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरा, अब k का मैं डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा तो एक वैल्यू आएगा, 1 पुट करूंगा तो एक सेट ऑफ वैल्यू आएगा, 2 पुट करूंगा तो और एक सेट ऑफ वैल्यूज आएंगे,
ठीक है, तो यहां पे मेरे को एक बात बताइए फिर, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट यहां पे सॉल्यूशंस कितने हुए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने हुए। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो x3 इक्वल टू जो k हुआ, x3 इक्वल टू जो k हुआ, यही एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि k के वैल्यू के ऊपर ही बाकी सारे x2 भी डिसाइड हो रहा है और x1 भी डिसाइड हो रहा है। ठीक है, x2 भी डिसाइड हो रहा है, x1 भी डिसाइड हो रहा है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन यहां पे कितने हुए, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 1 हो गया। अगर मैं जनरलाइज्ड बात करूं, अगर मैं n मैट्रिक्स के लिए जनरलाइज्ड बात करूं, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो होते हैं वो होता है n-r, वेयर n इज व्हाट, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पे क्या है वो 3 है। रैंक क्या आया यहां पे मेरा 2 आया, आप देख सकते हैं 1 आया। अगर सपोज कीजिए यहां पे मेरा n 3 आता और r जो है वो मेरा 1 आता, ठीक है, r जो है 1 आता, तो अब मेरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होते, 2 हो जाते। इसका मतलब क्या, देखिए आप, रैंक अगर मेरा यहां पे 1, मतलब क्या, सिर्फ एक नॉन जीरो होता, तो यहां पे क्या होता है, ये 0 0 हो जाता। अब मैं क्या करता, x3 इज इक्वल टू k कर लेता, x2 इज इक्वल टू j कर लेता, और फिर मैं x1 का वैल्यू लिखता। x1 इज इक्वल टू क्या हो जाता फिर, माइनस k प्लस j। अब मैं डिफरेंट k का वैल्यू और j का वैल्यू के लिए मैं x1 निकालता। सो बेसिकली देन x1 इज अ फंक्शन ऑफ k एंड j, या x1 इज डिपेंडेंट ऑन k एंड j। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मेरे कितने हुए, देखिए ये दो तो इंडिपेंडेंट हुए, आर्बिट्रेरिली मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, आर्बिट्रेरिली आई एम टेकिंग एनी वैल्यू, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑब्वियसली। लेकिन ये x1 जो है ये मेरा डिपेंडेंट हो गया। तो इसीलिए आप लोग ये पॉइंट याद रखिए, मैंने पीछे भी देखिए लिख के रखा है यहां पे कि फॉर होमोजीनस सिस्टम हैविंग कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन whose A matrix is n cross n and rank is r, then number of linearly independent solution will be n minus r। ये मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, n माइनस r, मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि क्या होता है। तो ये तो मैंने होमोजीनस के केस में किया। अब नॉन होमोजीनस के केस में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मतलब है ना, कि वहां पे कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, इसका तो बात करना पड़ेगा हमको। तो ये रहा, हम यहां पे है। तो देखिए जब मैं होमोजीनस का केस ले रहा था, तो यहां पे क्या था मेरा होमोजीनस के केस में, n माइनस आर है, n माइनस आर था। लेकिन जब हम नॉन होमोजीनस के केस में आ जाते हैं, नॉन होमोजीनस के केस में, तो हम क्या लिखते हैं, n माइनस आर तक तो मैं आपको समझा चुका हूं कि क्यों n माइनस आर, लेकिन यहां पे एक +1 लग जाता है। अब ये +1 क्यों लगता है, क्यों +1 लगता है मैं आपको बताता हूं। देखिए नॉन होमोजीनस में जो 0 0 0, ठीक है, ये 0 0 0 वाला केस अगर आ जाता है, तो सपोज कीजिए अगर मैं ये वाले केस में आ जाता हूं, ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर मैं 0 0 0 पुट करता हूं, अगर तीनों जगह पे 0 0 0 पुट करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 6 जो कि इंपॉसिबल है, 0 इक्वल टू 8 ये भी इंपॉसिबल है, और यहां पे 0 इक्वल टू 12 आ जाएगा, ये भी इंपॉसिबल है। तो ये केस यहां पे पॉसिबल तो है नहीं, और यहां पे आपको क्या दिख रहा था, ये यूनिक केस है ना, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा था। अब देखिए यहां पे आ जाते हैं थोड़ा, यहां पे ये क्या है मेरा नो सॉल्यूशन वाला केस है। यहां पे भी आप 0 0 0 पुट करके देखिए, 0 0 0 अगर आप पुट करेंगे यहां पे, तो भी यहां पे आपको सेटिस्फाई नहीं करता हुआ दिखेगा। इवन एट ओरिजिन ये लाइंस जो है ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
अब इनफाइनाइट के केस में आ जाइए, यहां पे भी 0 0 0 ये आपका केस जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसीलिए हमने यहां पे +1 दिया है। प्रीवियसली ये n माइनस आर में ये हर जगह पे 0 0 0 जो था, यहां पे हर एक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते थे, चाहे वो हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन हो या नॉन ट्रिवियल हो, 0 0 0 हमेशा सेटिस्फाई करता था। लेकिन नॉन होमोजीनस के केस में 0 0 0 जो है सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इन केस ऑफ नॉन होमोजीनस इक्वेशन क्या हो जाता है मेरा, n माइनस आर प्लस 1। ये +1 ये 0 0 0 वाले सॉल्यूशंस को काउंटर करता है बेसिकली, है ना, इसको नलीफाई करता है, मतलब इसको निकाल देता है यहां से, इसीलिए मैंने +1 किया है। ठीक है, यहां पे माइनस कर रहा था तो ये 0 0 0 वाला केस इंक्लूडेड था, लेकिन यहां पे हमको वो चाहिए नहीं, तो इसीलिए मैंने +1 कर दिया है यहां पे, है ना। तो हमने यहां पे निकालना सीखा कि कैसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जितने होते हैं ये सब देखे। अगर हमारे यहां पे क्या बोला मैं कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाए तो आप कैसे x1 x2 निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ k निकाल के आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर यहां पे जो है ये स्लाइड में मैं आपको ऑलरेडी जो सब चीजें हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखिए अगर रैंक ऑफ a इज इक्वल टू n देन ax इज इक्वल टू 0 विल हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या, 0 0 0। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया इसका मतलब क्या, कि दो लाइंस जो है ये सिर्फ ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाकी कहीं पे नहीं कर रहा है। अगर रैंक ऑफ a लेस देन n हो गया तो ax इज इक्वल टू 0 विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब क्या कि दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। और ये दो पॉइंट तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हूं अभी। ठीक है, तो ये जो मैंने स्लाइड बनाया था ये क्या है, आप लोगों के नोट्स के लिए, कि अब आप प्रॉपर जब नोट्स लिख रहे हैं तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहे इस सेशन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या मेरा जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया है उसको आप क्या बोलते हैं मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।